Hello students, so I'm back with the next lecture. तो आई एम रियली सॉरी कि मैं जल्दी से ये वाली वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो आई है आज की ये अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी हो गया था। ठीक है, बट या अब ये चीज़ आपको रेगुलर मिलेगी। आई रेगुलरली अपलोड द वीडियोस। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली हमने अब तक क्या पढ़ा हुआ है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखेंगे जाके। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहले एल्केन स्टडी किया था और एल्केन के अंदर हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसकी, देन उसकी प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। ठीक है, so let's start with the topic, that is chemical reactions. Chemical reactions of alkanes. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दो रिएक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनमें भी अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है तो वो है हमारे पास हेलोजनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। अब हेलोजनेशन मतलब होता क्या है पहले तो ये समझेंगे, या फिर ये किस टाइप की रिएक्शन होती है सर, कैसे होती है। तो केमिकल रिएक्शन में तो सीखना है कि भाई एल्केन किस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर सकता है बेसिकली। ठीक है, तो हेलोजनेशन जो होता है पहली चीज तो ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर हीट। तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। जरूरी है क्या, एकदम नेसेसिटी है ऐसा भी नहीं है। कुछ रिएक्शंस हो सकता है बहुत फास्ट हो रही है तो उन्हें लाइट या फिर हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये भी पॉसिबल। बट जनरली जो हम देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, जो एल्केन होते हैं दे रिएक्ट विद हेलोजेंस। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, लेट अस से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरे पास एक है CH4 और ये CH4 को मुझे रिएक्ट कराना है हेलोजन के साथ। हेलोजन है अपने पास X2, X से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज H न्यू, या फिर हीट, थोड़ा गुनगुना कर देंगे इसको, है ना। तो क्या मिलेगा अपने को, ये जो कार्बन होगा जो चार बॉन्ड बनाता है, हर जगह हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इस X से और हमें साथ में मिल जाएगा HX। ये रिएक्शन होती है हेलोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। बेसिकली हेलोजनेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हेलोजन। ओके, हमें हेलोजन को सिर्फ ऐड करना है। अब ये जो X है यहाँ पे, ये जनरली क्या होता है बाल को Cl या फिर Br लेते हैं हम। ठीक है, क्या ले रहे होते हैं हम लोग, Cl या फिर Br। क्यों लेते हैं कि आपको पता है, बताया था ये लास्ट क्लास में कि F2Cl2 Br2 और I2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड टूटता है, दैट इज F2 सबसे जल्दी टूटता है। तो F2 बहुत फास्ट रिएक्ट करता है एंड I2 बहुत स्लो रिएक्ट करता है। तो ना ही हम बहुत फास्ट वाली रिएक्शंस को जनरली स्टडी करते हैं और ना ही हम बहुत स्लो वाली को। तो मीडियोकर अगर मैं बात करूं तो Cl और Br की होगी, तो Cl और Br ही हमको कंसीडर करना है। इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर जो है एल्काइल हैलाइड जो हम पढ़ेंगे उसमें भी यही चीज होंगी कि Cl और Br आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहां तक सिंपल है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करूं विद फ्लोरीन तो रिएक्शन विल बी वेरी एब्रप्ट, वेरी एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब यस फास्टर। और अगर मैं यही रिएक्शन करूंगा विद आयोडीन तो इट विल बी वेरी स्लो। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो होती है रिएक्शन, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हेलोजनेशन बढ़िया चीज है क्या सर, हम यूज करेंगे क्या। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट अस से मेरे पास एक यहाँ पे वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक CH4, इसमें मैंने क्या किया, ऐड कर दिया Br2। ठीक है, क्या ऐड कर रहा हूं मैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू या फिर हीट वही। अब क्या होगा आपको पता है, एक H हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, यस करेक्ट Br लग जाएगा। मतलब एक कार्बन पे लग गया Br और बाकी तीन क्या रह गए, H। लेकिन बाल को Br2 तो अभी भी पड़ा हुआ है ना सोल्यूशन में, ये थोड़ी खत्म हो गया एक मॉलिक्यूल बनते ही। तो ये जो कंपाउंड है इसके पास H भी है,
तो इसका मतलब ये कंपाउंड फिर से Br2 के साथ रिएक्ट हो सकता है। यही वाला जो हमारे पास कंपाउंड होगा ये फिर से Br2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, और सिंपली क्या होगा, ये एक और Br लगा देगा और हमारे पास एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। और हर बार क्या होगा, क्या रिमूव होता रहेगा, HBr रिमूव होता रहेगा। फर्स्ट केस में भी HBr निकला और सेकंड केस में भी HBr निकल जाएगा। अभी भी ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, राइट। फिर से ये क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, फिर से क्या होगा, एक और H निकलेगा और एक और Br आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बन जाएगा CHBr3। क्या बन गया ये, CHBr3। CHBr3 क्या होता है बालको, यस, ब्रोमोफॉर्म होता है। CHCl3 होता तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं हम, I होता तो आयोडोफॉर्म। तो CHX3 बेसिकली इज द फॉर्मूला ऑफ हेलोफॉर्म। CHBr3 अभी भी नहीं रुकेगा, मैं इसमें फिर से क्या कर सकता हूँ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो फिर से क्या बना देगा, CBr4। मतलब Cl हो या Br हो, जो भी होगा, मतलब ये रिएक्शन को यहां तक पहुंचा सकता है, करेक्ट। इसका मतलब मुझे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं भाई, मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये, तो कभी भी ये रिएक्शन उतनी यूजफुल होगी क्या, बिल्कुल नहीं। सो इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहे हैं, हमें तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए। या तो भाई मुझे CH3Br बना के दे दो, या फिर मुझे CBr4 बना के दे दो, कोई एक दे दो, ठीक है, इस तरह से। तो क्या करें भाई, ये रिएक्शन किसी काम की नहीं है, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो यस, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड हेलोजनेशन। तो इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड हेलोजनेशन। कंट्रोल्ड हेलोजनेशन। अब ये देखेंगे कि कंट्रोल्ड हेलोजनेशन किस तरह से होता है, मतलब कैसे हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Cl वी कैन से, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे है CH4 और इसमें मैंने क्या किया, Cl2 डाल दिया। ध्यान से समझना, CH4 था मेरे पास, मीथेन, मीथेन में क्या डाल दिया मैंने, यस, Cl2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HNu, ठीक है। कंट्रोल कैसे करेंगे, ये जो दो रिएजेंट्स आपको दिख रहे हैं इनमें से किसी एक को हम एक्सेस में ले लेंगे वाल को। लेट अस एज्यूम कि मैंने भाई इस CH4 को ले लिया एक्सेस में, मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में, Cl बहुत कम, ठीक है, CH4 बहुत ही ज्यादा। ये जैसे ही Cl से टकराएगा ये क्या बनाएगा, यहाँ पे CHHH और एक Cl, ये बना लेगा। अब ये जो मेरे पास कंपाउंड बन गया, अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि इसके आसपास बाकी रिएक्टेंट्स तो पड़े हुए हैं, अभी एक मॉलिक्यूल बनाया हमारे पास CH3Cl, तो ये किससे टकराएगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा ये उसी से टकराएगा जाके, मतलब उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो CH3Cl टकराएगा CH4 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हेलोजनेशन नहीं होगा, तो ये मेरा बन जाएगा एक्सेस में प्रोडक्ट। तो मतलब कि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे ये जो होगा मेरा, इट विल बी माय मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये जब भी टकराने जाएगा बहुत कम चांसेस है कि Cl से टकराए, क्योंकि Cl बहुत कम अमाउंट में, इसके आसपास कौन मिलेगा ज्यादातर, CH4 मिलेगा, तो ये जनरली किससे टकराएगा, CH4, और उससे ये रिएक्ट करेगा नहीं। इसलिए हमने इसको रोक दिया कहां पे, CH3Cl पे रोक दिया, ठीक है। अब सेम यही चीज है कि अगर मैं इसमें चेंज करके एक्सेस में Cl वाले को ले लूं, मतलब कि लेट अस से CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, सेम रिएक्शन वही के वही, Cl2 को बस मैंने इस बार क्या किया है, एक्सेस में ले लिया है। जब मैं Cl2 को एक्सेस में लूंगा तो क्या होगा, अब देखो, जैसे Cl2 एक्सेस में आएगा, अब हमें पता है कि CH4 के आसपास पूरा का पूरा Cl पड़ा हुआ है। CH4 जैसे ही Cl से टकराएगा ये बना देगा CH3Cl। अब CH3Cl बालकों किससे टकराएगा, सोचो कौन ज्यादा अमाउंट में है, यस, Cl2 ज्यादा अमाउंट में, तो ये अब टकराने वाला है Cl से, और जब ये Cl से टकराएगा तो फिर से ही रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, CH2Cl2, ठीक है। फिर से किससे टकराएगा, Cl से, तो ये बनाएगा हमारे पास CHCl3, फिर भी नहीं रुकेगा क्योंकि इसके आसपास Cl2 बहुत ज्यादा है, तो ये बना देगा आपके पास आखिर में CCl4, और यही होगा मेरे पास मेजर प्रोडक्ट। तो मैं इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं, कैसे, किसी एक रिएक्टेंट को मेजर एक्सेस में कंसीडर करके, मीथेन या हेलोजन में से किसी एक को हम क्या करेंगे, एक्सेस में ले लेंगे।
अगर आपने हाइड्रोकार्बन जो होगा एल्केन को अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो सिंगल हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपने क्लोरीन ब्रोमीन को ले लिया एक्सेस में तो आपके पास मल्टी हेलोजनेटेड या पॉली हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें ना समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि भाई ये H निकल रहा है, Cl जुड़ रहा है, ये कैसे हो रहा है। दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है मैकेनिज्म? बेसिकली मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, लॉजिकल स्टेप्स होते हैं कि हमने क्या किया, रिएक्शन की, CH4 में Cl2 डाल दिया, देखा CH3Cl बन गया। अब ये कैसे बना होगा, हम इसके लॉजिकल स्टेप्स लिखेंगे सीक्वेंस में, उन्हीं को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स भी हमको मिल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक रिएक्शन के लिए एक ही मैकेनिज्म है, डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है किसी का, बस लॉजिकल स्टेप्स होने चाहिए बेसिकली वो। ठीक है, तो इसलिए जो हम फॉलो कर रहे हैं आपको यही चलते रहना है कि हाँ जैसा बताया जाए वही वाला मैकेनिज्म आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म देखना है इसका बहुत ही सिंपल है। मैकेनिज्म जो ये फॉलो करता है दैट इज रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, दैट इज रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। रेडिकल तो सबको पता है क्या होता है, किसी भी स्पीशी के पास एक इलेक्ट्रॉन रहे आसपास तो उसे हम रेडिकल बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट करना है हमको, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, अब बोलोगे लाइट की क्या जरूरत थी, ये सारी चीजें यहाँ पता चल जाएंगी अब। ठीक है, सो जनरली दे आर चेन रिएक्शंस, ये जो होती है ना रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म या जो हेलोजनेशन है, चेन रिएक्शंस कंटिन्यूअसली कैसे चल रही हैं वो हमें देखना है। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जो होता है हमारे पास दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। पहला होता है हमारे पास चेन इनिशिएशन स्टेप। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं भाई चेन मैकेनिज्म है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चेन स्टार्ट कैसे होगी। चेन क्या होता है, कंटिन्यूअस स्टेप्स होते हैं, करेक्ट, एक के बाद एक के बाद जुड़े हुए। तो स्टार्ट कहां से होगा, दैट इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होगा पहले देखना है, दैट इज रेडिकल जनरेट होता है जहां पे, मतलब चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होने वाला है, फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, फ्री radical is generated। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। जब मैं क्या करूंगा, रेडिकल को जनरेट करूंगा। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास था Br2 लेटर से, ये हो गया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, जो हम यहाँ हीट दे रहे हैं या फिर H न्यू लाइट दे रहे हैं, दोनों का मतलब वही है, हीट एनर्जी चाहिए उसको। ठीक है, एनर्जी चाहिए, ये जैसे ही मिलेगी ये Br वाला बॉन्ड टूटेगा। अब ये तो दोनों के दोनों सेम एटम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों की। तो ये क्या करेंगे, किस तरीके से टूटने वाले हैं ये, यस, ये टूटेंगे होमोलिसिस हो, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होगा इनका, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। मतलब बेसिकली ये क्या बनाएंगे, 2Br रेडिकल बना देंगे। यहाँ रेडिकल जनरेट हो गया, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप कि चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है हमारे पास, Br रेडिकल जनरेट होता है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं हम स्टेप 2 क्या है इसके बाद, कि भाई अब ठीक है ये तो जनरेट कर लिया हमने, अब क्या किया जाए। तो स्टेप 2 है हमारे पास चेन प्रोपेगेशन, दैट इज चेन प्रोपेगेशन। अब हम चेन को आगे बढ़ाएंगे ताकि रिएक्शन हमारी आगे बढ़ती चले। अब चेन प्रोपेगेशन क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन मतलब चेन को प्रोपेगेट करना है, मतलब इसमें होता है अटैक ऑफ दिस रेडिकल, मतलब ये जो फ्री रेडिकल हुआ जनरेट हुआ है ये अटैक करेगा, मतलब इसमें क्या होने वाला है, दैट इज अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल अटैक करने वाला है, देखते जाओ कैसे अटैक करेगा, हमला हो चुका है, ध्यान इधर रहना चाहिए सबका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो Br रेडिकल जनरेट हुआ था, लेटस से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे CH3 ठीक है, इसमें जैसे ये Br रेडिकल इसके आसपास आएगा, ये रेडिकल क्या करेगा, H को उठा लेगा वहां से, जैसे ही H को उठाएगा वो HBr बना लेगा और एक और रेडिकल जनरेट हो जाएगा। मतलब होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 रेडिकल प्लस, क्योंकि H जो होगा वो अपना रेडिकल लेके चला गया और Br का उसने दे दिया, मतलब HBr बन गया। तो ये जो स्टेप होता है ना बालको,
इस Br रेडिकल ने किया क्या है बेसिकली, इसने हाइड्रोजन चुरा लिया है, हाइड्रोजन को उठा लिया है। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि इसने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया किसको, हाइड्रोजन को। और एक और चीज याद रखनी है, जब इतने सारे स्टेप्स चल रहे हैं बाल को, यही स्टेप होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब Br2 वगैरह से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट हुआ है, रेडिकल जब H को उठाता है, ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है, दिस विल बी माय RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्लो स्टेप होगा और यही होगा जो कि मेरी रिएक्शन का रेट को डिफाइन करेगा। ठीक है, याद रखनी है ये चीज आपको। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, कि भाई अब ये रेडिकल तो बन गया हमारे पास, कौन सा, CH3CH2 रेडिकल, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ मतलब क्या करेंगे, रिएक्ट ही कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा ये। लेटस से यहाँ पे हमने ले लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास CH3CH2 रेडिकल, ये रेडिकल हो गया। अब ये क्या करेगा, बाल को Br2 जो है ना उस पर अटैक कर देगा। मतलब Br2 हमने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा तोड़ लिया, नहीं, मैंने एक बार बस इनिशिएट कराई रिएक्शन Br को तोड़ के। अब देखना क्या होगा, ये जो CH2 रेडिकल है ये बोलेगा Br से कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये Br क्या बोलेगा, ठीक है मैं होमोलिसिस कर लेता हूँ, एक Br को ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3CH2Br, और एक साथ में जनरेट हो जाएगा Br रेडिकल। यहाँ रेडिकल फिर से जनरेट हो गया Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल फिर से किस पे अटैक कर सकता है, CH3CH3, देखो यहाँ पे। मतलब ये जो दो स्टेप्स हैं ये कंटिन्यूअसली लूप में रहेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे जब तक चीजें खत्म ना हो जाए। मतलब ये चेन सिस्टम हो गया कि ये कंटिन्यूस, जो प्रोडक्ट बन रहा है वही रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, फिर से वो रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये एक बन गया, चेन बन गई। अब इस चेन को मुझे रोकना पड़ेगा। ठीक है, रोकना पड़ेगा मतलब खुद ही करते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे जाके धक्का लगाना, नहीं भाई रुक जाओ। बट चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है थर्ड, कि कैसे ये रुकता है खुद से रिएक्शन। ठीक है, तो दैट वी विल सी नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3, which is chain termination step, chain termination step। ठीक है, यहां पे हम क्या रखने करने वाले हैं, चेन को रोकने वाले, मतलब चेन कैसे रुकती है ये देखने वाले हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या बना था बाल को, CH3CH2 रेडिकल बना था, CH3CH2 रेडिकल। हो सकता है दो CH3CH2 रेडिकल आपस में ही जुड़ जाए, क्या पता है CH3CH2 रेडिकल को Br2 मिले ही ना, क्या मिल जाए, दूसरा CH3CH2 रेडिकल उसके बगल में पड़ा हो, तो बोलेगा अरे वाह, डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट कर सकता हूं मैं। तो हो सकता है कि ये CH3CH2 रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाए दूसरे के साथ, तो क्या बना देगा, देखो ये CH3CH2CH2CH3, मतलब इसने क्या बना दिया, ब्यूटेन बना दिया बाल को, क्या बना दिया इसने, ब्यूटेन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है ये जो CH3CH2 रेडिकल बना, ये जो हमारे पास CH3CH2 रेडिकल बन रहा है, हो सकता है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाए, Br रेडिकल के साथ बाल को। Br रेडिकल भी तो बना है, देखो ध्यान से ऊपर, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, Br रेडिकल भी तो बन ही रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे Br रेडिकल, यहाँ भी है, और इनफैक्ट ये प्रोडक्ट में दिख रहा है आपको। तो Br रेडिकल तो है ना अपने पास, तो ये जो Br रेडिकल है इससे रिएक्ट कर सकता है CH3CH2, जरूरी थोड़ी है Br2 ही मिले, क्या पता उसको Br रेडिकल मिल जाए बगल में। ठीक है, मतलब ये जो Br रेडिकल मिला है यही CH3CH2 डॉट के साथ रिएक्ट कर सकता है, और क्या बना लेगा यहाँ पे वो, ध्यान से देखो, ये बना लेगा हमारे पास CH3CH2Br। अब रेडिकल नहीं बन रहा प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब रिएक्शन रुक गई है। ठीक है, क्योंकि रेडिकल जब तक रहेगा वो अनस्टेबल होता है, वो रिएक्ट करवाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडिकल खत्म होते जा रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन रुकती जा रही है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी, हो सकता है कि बाल को एक Br रेडिकल दूसरे Br रेडिकल से टकरा जाए, जब दो Br रेडिकल टकरा जाएंगे तो Br2 बन जाएगा, ये भी तो रुक गया, अब रेडिकल ही नहीं मिल रहा हमको, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या पॉसिबिलिटी होती है देखना। लेट अस से मेरे पास यही जो फर्स्ट स्टेप था वही वाला लूंगा, जो फर्स्ट स्टेप मतलब इन चारों तीनों में से जो हमने सबसे पहला देखा है वही केस ले रहा हूँ, CH3CH2 डॉट वाला। तो यहाँ है मेरे पास CH3CH2 डॉट, और इसके बगल में एक और है बाल को CH3CH2 डॉट। ठीक है, अब मान लो ये जो एक रेडिकल आपको दिख रहा है ये बोले कि मैं बाजू से हाइड्रोजन उठा लूंगा,
मतलब एक CH3CH2 रेडिकल दूसरे CH3CH2 रेडिकल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, उससे हाइड्रोजन उठा रहा है। हाइड्रोजन कैसे उठा रहा है, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको ओपन करके लिख लेते हैं स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। ये हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास ये हो गया CH2H और यहाँ पे है CH2 रेडिकल। इट मे बी पॉसिबल, देखना ध्यान से क्या पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रेडिकल जो होगा ये बोलेगा इस हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं एक इलेक्ट्रॉन ले आता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तू ले आ, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले आता हूँ, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। मतलब हाइड्रोजन को उठा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये भी क्या होगा, इसका भी होमोलिसिस हो जाएगा, कुछ ऐसा होने वाला है। ऐसा होने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से क्या बन रहा है मेरे पास, ये जब H को ले जाएगा तो बाल को वहां क्या बन जाएगा, CH3 मतलब क्या बन गया, इथेन बन गया। साथ में क्या बना आपके पास, साथ में हमारे पास बनेगा CH2, यहां भी रेडिकल और यहां सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब जब ये दोनों रेडिकल हैं तो मिलके क्या बना सकते हैं, यस बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब ये जो होंगे ये क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथेन भी बन रहा है और इथीन भी बन रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो आपको एक स्पेशल केस नजर आ रहा है, इसको हम अलग से नाम भी देते हैं बेसिकली। ये जो आपने देख लिया ना, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये स्टेप भी है। जरूरी नहीं है कि दो CH3CH2 डॉट या रेडिकल्स मिलके ब्यूटेन ही बनाए, हो सकता है एक को H को उठा के एक इथेन बन जाए और दूसरा इथीन बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वहां पे, जिस टाइम आप इसको स्टडी करोगे या टेस्ट में जब बैठोगे क्वेश्चन सामने आएगा, थोड़ा सा आपको कीनली ऑब्जर्व करना है कि ये ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया, बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म की बात कर ली हमने। अब हम देखेंगे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कि भाई कौन फास्टर रिएक्ट करेगा, कौन स्लोअर रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो नाउ वील मूव ऑन टू दैट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि भाई कौन फास्टर रिएक्ट कर रहा है, कौन स्लोअर, ट्रेंड बताओ, ये बताओ, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हेलोजन की बात कर लेते हैं, कौन सा हेलोजन फास्टर रिएक्ट करेगा। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज F2 सबसे फास्टर रिएक्ट करता है, Cl2 उससे कम करेगा, Br2 उससे कम करेगा और I2 ना के बराबर करेगा, मतलब बहुत ही कम करेगा। क्योंकि F2 जल्दी टूट जाता है और I2 को टूटने में बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए यही रीजन होगा। मतलब इनकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी के बेस पर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एल्केन की बात की जाए, अब एल्केन क्या हो सकता है बालको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कुछ भी। हमें पता है कि रेडिकल जनरेट हो रहा है, यस। तो रेडिकल्स कौन से स्टेबल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, करेक्ट, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि भाई प्राइमरी वाला जो होगा वो सबसे स्लोअर रिएक्ट करेगा, उसके बाद जो रिएक्ट करेगा दैट इज सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा दैट विल बी माय टर्शियरी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहने वाला है इस केस में। ठीक है, अब बात करते हैं सॉरी आयोडीनेशन की, कि अगर मैं I2 ऐड करूं तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या बोल रहा हूं। चलो F2 तो पता है अपने को बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहा है, कि चलो हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको। एक बार आयोडीन का केस लेके देखते हैं कि भाई आयोडीन में ऐसा क्या है या फिर क्या पंगा चल रहा है। ठीक है, आयोडीन की बात करके देखते हैं एक बार। अब बेसिकली अगर मैं बोलूं तो याद रखना है आपको, आयोडीनेशन जो होता है, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल कैसे, रीजन पता होना चाहिए। रीजन से पहले एक बार देखते हैं जरा बनता क्या है। ये देखो बालको, यहाँ पे मेरे पास CH4 प्लस I2। अब मैं बोला रिवर्सिबल है, मतलब ये इक्विलिब्रियम वाला सिंबल लिखना पड़ेगा अपन को, रिवर्सिबल जो हम लिखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ HNU क्या होगा, ये बनाएगा आपके पास CH3I प्लस HI। अब यहां मुद्दा यही है कि ये जो बन गया ना आपके पास HI,
इसको ध्यान से देखो, HI क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत जल्दी H प्लस देता है ना, रिड्यूस कर लेता है, मतलब रिड्यूस कर सकता है सामने वाले, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, H प्लस को निकाल के, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो HI है यहाँ पे, ये क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिएक्शन को क्या करेगा, बाल को वापस ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए आयोडिनेशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो मैं ऊपर रीजन लिख सकता हूं कि आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल बिकॉज HI formed is strong reducing agent। क्योंकि जो HI फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए। ठीक है, तो सर इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है क्या कि हम इसको कैसे भी बना दें या कुछ ऐसा? यस, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है CH3I की जगह किसी और से अगर रिएक्ट कर जाए तो इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कौन फास्टर रिएक्ट करेगा? Yes, strong oxidizing agent. So we can say use oxidizing agent to nullify the effect of HI। ये वजह होगी। ठीक है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे जिससे कि क्या होगा, HI जो होगा इसके साथ खेलता रहेगा, CH3I अपना सेफ पड़ा रहेगा, हम उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली आयोडीनेशन वाला केस। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज पे जो कि टोटली डिफरेंट है इससे। मतलब हम बात करने वाले हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में। क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं ना, इनमें से एक होता है थोड़ा सा रिएक्टिव ज्यादा और दूसरा होता है सिलेक्टिव ज्यादा। अब ये रिएक्टिव सिलेक्टिव क्या है, मतलब क्या है, ये सब अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दैट इज रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, रिएक्टिविटी आपने देखा होगा, आपके कुछ दोस्त होते हैं, वो कहीं भी इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कहीं भी जाते हैं वो दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं, है ना। कहीं भी चले गए, 4-5 दोस्त बना लिए उन्होंने, बात करने लग गए उनसे, तो वो होते हैं बालको रिएक्टिव। कुछ होते हैं ऐसे, आपने देखे होंगे आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बेचारे चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, देखते हैं कि हाँ ये मेरे जैसा दिख रहा है तो उससे फ्रेंडशिप कर ली। मतलब वो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, बहुत सोच समझ के फ्रेंडशिप करते हैं। तो वही केस यहाँ पे है। तो बेसिकली जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन Cl, इट इज रिएक्टिव, क्लोरीन इज रिएक्टिव एंड Br इज सिलेक्टिव। कभी कभी इसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कि भाई Cl और Br क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है। मतलब Cl भाई सब जब रिएक्ट करने जाते हैं, अब उसे 1 डिग्री एल्केन मिले, 2 डिग्री मिले, 3 डिग्री मिले, कोई फर्क उसे खास नहीं पड़ता, वो सबके साथ रिएक्ट करने को तैयार है, रिएक्ट कर जाता है। लेकिन ब्रोमीन जब रिएक्ट करने के लिए जाएगा, ब्रोमीन भाई साहब पहले ढूंढेंगे कि यार कहीं 3 डिग्री है क्या। अगर 3 डिग्री मिला तो ठीक है, नहीं तो 2 डिग्री से काम चलाना पड़ेगा। 2 डिग्री नहीं तो मजबूरी में 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, ये चाहता है कि मुझे 3 डिग्री मिल जाए ना तो मैं रिएक्ट कर जाऊं। अब ये इसको हम कैसे हम जज करें या एनालाइज करें कि भाई कितना रिएक्टिव है कितना सिलेक्टिव है, कैसे पता चलेगा, ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, ध्यान से समझना है यहाँ पे कि मैं 2 चीजें ले लेता हूं। एक हो गया मेरे पास क्लोरीनेशन, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास ब्रोमिनेशन। एक है मेरे पास क्लोरीनेशन और दूसरा है ब्रोमिनेशन। मैं दोनों का रेशियो देखूंगा कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है किस डिग्री के लिए। मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस करना है ना, तो 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पे लगे होंगे उन्हें बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री पे लगे होंगे तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। मुझे ये देखना है रेशियो इनका कि भाई कौन कितना फास्ट रिएक्ट करता है ये लोग आपस में। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखना, लेट अस से क्लोरीनेशन के टाइम पे मान लो 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के चांस है 1 टाइम। मतलब 1 से मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर एक को कन्वर्ट कर रहा है, तो 2 डिग्री के साथ
कितना होगा ये 3.8 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करता है। मतलब क्लोरीनेशन 2 डिग्री के साथ 3.8 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री के साथ। ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री का थोड़ा स्टेबल बनाएगा, लेकिन ज्यादा गैप नहीं, 3.8 टाइम्स है। अगर मैं जाऊं 3 डिग्री पे तो इट विल बी 5 टाइम्स। तो रेशियो क्या है 1:3.8:5। यह है क्लोरीनेशन के केस में। अब देखना ब्रोमिनेशन के केस में। ब्रोमिनेशन लेट अस से कि मैं 1 डिग्री के साथ बोल रहा हूं 1 टाइम, तो 2 डिग्री के साथ कितना रिएक्टिव हो सकता है। अब वो 3.8 टाइम्स था, 5 टाइम्स था 3 डिग्री के साथ, लेकिन ये क्या हम बोलते हैं, ये होता है सिलेक्टिव बहुत ज्यादा। तो बाल को ये 82 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। मतलब 2 डिग्री के केस में 82 टाइम्स फास्टर रिएक्ट कर रहा है। सोचो कितना ज्यादा सिलेक्टिव है। अच्छा अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो ये रेशियो जो मिलता है दैट इज 1600 टाइम्स। मतलब कि अगर 1600 1 डिग्री है और एक 3 डिग्री मिल गया तो आपको ये उसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा। मतलब इतना टाइम्स सिलेक्टिव होता है बहुत ज्यादा। इसको 3 डिग्री मिल जाए ना तो ये 3 डिग्री पे ही जाके अटैक करता है। ये चीज याद रखना। तो कभी भी जब Br2 का केस आ जाए तो हम 3 डिग्री पे ही लगा रहे होते हैं, लेकिन क्लोरीनेशन के केस में हम 1 डिग्री पे भी लगा देते हैं हेलोजन को। तो वो चीज याद रखनी है आपको। सो ये जो डेटा है ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पे। ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर से वेरिएशंस होंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करके हमने रेशियो निकाला ये किस पे निकाला है 25 डिग्री सेल्सियस पे निकाला गया है। तो ये है क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन का पावर या फिर रिएक्टिविटी बोल सकते हैं या फिर सिलेक्टिविटी की बात कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको Cl जो होता है क्लोरीन इज रिएक्टिव एंड ब्रोमीन इज वेरी वेरी सिलेक्टिव। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा होता है रिएक्टेंट दे दिया कि भाई इसमें क्लोरीन डाला 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये और ये 48% ये 52%, कुछ ऐसा परसेंटेज दिया होता है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि वो परसेंटेज निकालते कैसे हैं। वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखना कैसे, ध्यान से समझेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जहां तक डेटा की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके नाउ ध्यान से समझना कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट अस से CH3, लेट अस अज्यूम, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये कंपाउंड है। मैंने क्या किया है इसमें डाल दिया मैंने Cl2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मुझे पता है ये 2 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलेंगे, हो सकता है ये 1 डिग्री पे जुड़ जाए, CH3 CH2 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 Cl। हो सकता है ये 2 डिग्री पे जुड़ जाए, दैट इज CH3 CH, यहां पे जुड़ गया Cl, CH2 एंड CH3। ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनने वाले हैं। या तो 1 क्लोरोब्यूटेन बन सकता है, ये क्या है हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन, या फिर बन सकता है हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कौन सा कितना परसेंट बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला कंपाउंड देखो, पहले जो हमने ऊपर लिखा हुआ कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, यस दिस वन। इसमें मुझे बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने। चलो 1 क्लोरोब्यूटेन के लिख लेते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूं, 1 डिग्री कार्बन है इसमें, 2 कोने कोने वाले टर्मिनल वाले, 3 हाइड्रोजन इस पे, 3 हाइड्रोजन इस पे, टोटल है मेरे पास 6 हाइड्रोजन। तो मैं बोल सकता हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन है मेरे पास 6। अच्छा सॉरी 1 डिग्री के लिए चांसेस कितने थे, कितना टाइम्स रिएक्ट हो रहा था 1 टाइम। तो 6 into 1 दैट विल बी 6 ओनली। अब देखते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन में क्या है, किसके साथ रिएक्ट करना था, 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाला था। ध्यान से देखो तो कितने दिख रहे हैं आपको, 2 डिग्री कार्बन 2 दिख रहे हैं और दोनों पे 2 हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 4। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो दैट इज 4 इनटू 2 डिग्री पे रिएक्ट करने के चांसेस कितने होते हैं क्लोरीन के, दैट इज 3.8 टाइम्स। तो 4 into 3.8, इसको कैलकुलेट करोगे इट कम्स आउट टू बी, कितना आ रहा है देखो जरा चेक करो, दैट इज 15.2। ये आ गया, बस ये आपका काम हो गया। अब मुझे पता चल जाएगा प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। देखो अब मुझे पता है इसके चांसेस 6 हैं, इसके 15.2 है। मुझे सिर्फ इसका परसेंटेज निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है मुझे, परसेंटेज। मतलब मैं यहां क्या करूंगा 6 अपॉन टोटल कितना होगा 15.2 प्लस 6 दैट इज 21.2 into 100
तो देखो कितना परसेंट आ जाएगा, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग किसका, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट का, कि कितना परसेंट मिलने वाला है। तो ये आएगा आपके पास 28.3%। और अगर आप सेकंड के केस में परसेंटेज या तो 100 से माइनस कर लो, या फिर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कैसे, 15.2 अपॉन 21.2 इंटू 100, सो इट कम्स अराउंड 71% लिख लेते हैं, ठीक है। इतना आने वाला है, मतलब एक 79% के करीब मिल रहा है और एक 29% के करीब मिलता है हमको। ये हो गया आपका यहाँ पे परसेंटेज जो दिया होता है ना कि भाई ये इतना परसेंट मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा, तो हम यहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेशियो। सो दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि भाई कौन सा ज्यादा मिलने वाला है। इसी बेसिस पे आप जज करोगे कि प्राइमरी कौन सा होगा और सेकेंडरी, तो कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इसकी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला केमिकल रिएक्शन जो था वो खत्म हो गया, दैट इज हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। यही मेजर था, बाकी छोटे छोटे हैं, ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखना आप क्या, बहुत ही सिंपल है बाकी तो। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नाइट्रेशन। ये कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी रिएक्शंस बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको करनी है ना, मैकेनिज्म की जरूरत ना कुछ, डायरेक्टली याद रखना है। नाइट्रेशन में मतलब क्या होता है, मेरे पास एक एल्केन है दैट इज RH, ये हो गया मेरे पास एक एल्केन। इसमें मैंने क्या, नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो क्या डालते हैं बाल को, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। HNO3 डाल देंगे एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर करेंगे और उसमें एल्केन के अंदर हम लोग HNO3 डाल देंगे। तो सिंपली ये क्या बनाता है, RNO2 बना लेता है और H2O बाहर निकल जाता है। तो ये जो बन गया अपने पास नाइट्रो कंपाउंड जुड़ गया, मतलब NO2 जुड़ गया, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एडिशन ऑफ NO2, ये हो गया नाइट्रेशन। वेरी सिंपल रिएक्शन, नॉट अ बिग डील। ओके, थर्ड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एल्केन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, पढ़ चुके हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, कंबशन रिएक्शन, मतलब जलाना है हमें हाइड्रोकार्बन को। वेरी सिंपल, जैसे हमारा LPG सिलेंडर होता है तो उसमें ब्यूटेन वगैरह, प्रोपेन ब्यूटेन गैसेस का कॉम्बिनेशन, तो वो भी क्या है, एल्केन, एल्केन की तो बंद करते हैं। तो हमें पता है इसका जनरल फॉर्मूला, हम लिखते हैं कि भाई CnH2n+2, ये हो गया मेरे पास एक एल्केन, प्लस इसमें मुझे क्या ऐड करना है, O2 ऐड करना है। O2 ऐड करूंगा तो हमें पता है क्या मिलने वाला होता है, CO2 मिलता है और H2O मिलता है, साथ में हीट भी निकलती है क्योंकि कंबशन रिएक्शन है। अच्छा, अब मुझे इसको बैलेंस करना है। देखो Cn है तो ऑब्वियस सी बात है CO2 कितना मिलेगा मुझे, N मिलेगा। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2n+2, और राइट साइड में हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, H2O, दैट इज H2 मिल रहा है। लेफ्ट में क्या था, H2n+2, तो हमें कितना मिल जाएगा ये बोल सकता हूं, तो वी कैन राइट N+1 H2O, N+1 H2O। N+1 कैसे हुआ, 2n+2 है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है, राइट। लेफ्ट साइड की बात करूं 2n+2 थे, लेकिन राइट में क्या है H2, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या बचेगा, N+1, ठीक है। अब देखो राइट साइड को बैलेंस करोगे तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 इंटू N+1 दैट इज 2n+2, वही तो है लेफ्ट में, हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन राइट में कितना है, 2n प्लस N+1, 2n प्लस N+1, मतलब राइट साइड में मेरे पास कितना हो गया, मैं बोल रहा हूं 2n प्लस N+1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3n+1। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 3n+1 राइट साइड में। लेफ्ट में है O2, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो कितना बच जाएगा बाल को यहाँ पे, 3n+1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया। तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, तो ये आप बैलेंस इजीली कर सकते हो अगर कोई भी रिएक्शन उसने दे दी। चलो एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग। लेट अस से उसने आपको दे दिया C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग बाल को, इस बार 2024 में जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, CH4 को बर्न कर दिया, कितना मिल रहा है। तो बर्निंग जो कंबशन रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 कार्बन थे तो ये हो गया 2CO2, N हो गया क्योंकि अब 2n+2 की वैल्यू थी 6, और राइट साइड में क्या है अपने पास, N+1, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, राइट। तो क्या कर देंगे, राइट साइड में क्या है हमारे पास, N+1, N है नंबर ऑफ कार्बन, 2+1 इज 3, तो ये हो गया हमारे पास 3H2O। और O2 कितना होगा, 3n+1, तो 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 O2। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई।
दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन कि कंबस्शन ऑफ एल्केन कर रहे हैं बेसिकली हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फोर्थ रिएक्शन। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली प्रस्तुत हो जाती है, ऐसे अचानक से उत्पन्न हो जाएगी, आप देखोगे ये क्या आ गया। याद रखनी है ये चीज, दैट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर्स बन रहे हैं सिंपली। मतलब मान लो मेरे पास है यहाँ पे एन ब्यूटेन, ये हो गया, ये मेरे पास सिंपल मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे उसने, एन ब्यूटेन। मुझे इसका आइसोमराइजेशन करना, ये कुछ ऐसा बन गया, दैट इज आइसोब्यूटेन। ये बन गया मेरे पास यहाँ पे आइसोब्यूटेन, मुझे ये बनाना है। एन ब्यूटेन से क्या बनाना है मुझे, आइसोब्यूटेन बनाना है। कुछ भी तो नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या हुआ, आइसोमराइज हो गया वो। ये आइसोमर्स हैं दोनों एक दूसरे के, क्या है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स होने के लिए अब रिएजेंट क्या डाला जाए, तो याद रखना जब भी कभी आपको ऐसा दिख जाए ना, एल्केन दिया हुआ है और उसमें उसने डाल दिया AlCl3, AlCl3 अगर आपको दिख गया एल्केन के अंदर और साथ में उसने डाल दिया HCl कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया, और ये रिएक्शन जो होती है जनरली 570 केल्विन। हो सकता है कि टेम्परेचर वगैरह ना दे, बस ये याद रखना है AlCl3 डाल दिया, HCl डाल दिया, इसका मतलब आइसोमराइजेशन होने वाला है, ये थोड़ा सा हिंट याद रखना है। 570 K एंड 35 ATM, तो हो सकता है टेम्परेचर प्रेशर ना दे, लेकिन AlCl3 डायरेक्ट दे देता है क्वेश्चंस में। नीट में भी बहुत बार मतलब कि जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हो वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, AlCl3 प्लस HCl, या AlCl3 डाल दिया हमने एक किसी भी एल्केन के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइसोमराइजेशन। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो बाल को इतना ही हमें जो एल्केन्स पढ़ना है, मतलब 4 हमें पढ़नी है इसकी केमिकल रिएक्शंस, और बाकी जो हमने पढ़ी थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन। दिस जस्ट एल्केन्स की इतना ही आपको कंप्लीट करना है, और ये मोर देन सफिशिएंट है आपके जेई मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी। इनफैक्ट जब एडवांस के लिए जाएंगे सर क्वेश्चंस का लेवल अप होता है, कुछ रिएक्शंस ऐड होती हैं, बट जनरली यही चीजें आपको मिलेंगी कंसेप्ट्स। ये एक बार क्लियर चलते करते चलोगे तो एडवांस भी आपका इजीली हो जाता है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो होगा इससे अगला पार्ट, दैट विल बी एल्कीन्स, एंड एल्कीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कीन्स एंड बेंजीन, ये दो चीजें, और सबसे ज्यादा इन दोनों में भी कंपेयर करूं तो एल्कीन्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई शिफ्ट का पेपर नहीं आता जिसमें एल्कीन से क्वेश्चन ना हो, तो एल्कीन वाले को थोड़ा ढंग से समझेंगे, और वो भी खासकर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एल्कीन्स की बात करेंगे, उसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बाकी बच्चों को भी बोलेंगे, ताकि किसी के तो कुछ काम आएगा भाई, कोई तो पढ़ेगा, किसी को तो मेरी भाषा समझ में आएगी क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।